ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं अपने बारे में पहले इंट्रोडक्शन दे दूं। दिस इज़ डॉक्टर अबू हसन सोनाई शेख एंड मैं आप लोग का सब्जेक्ट प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़, ये सब्जेक्ट मैं आप लोग को पढ़ाऊँगा। तो जिसका कोड है, सब्जेक्ट कोड 113 है। एंड सब्जेक्ट को आगे बढ़ने से पहले हम थोड़े से देख लेंगे कि हम इस सब्जेक्ट में कौन कौन से यूनिट्स कवर अप करने वाले हैं। तो बेसिकली ये जो मैं आपके पास जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में आपके सामने जो मैंने रखा हूँ, इसमें टोटली हमारे पास नियरली 8 यूनिट्स हैं। तो सब्जेक्ट को थोड़े से हम पहले देख लेते हैं कि इस जो सिलेबस के पीडीएफ को पहले देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन सी चीज़ें हमें पढ़ना है। मैं एकदम डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, पूरा एकदम डिटेल में नहीं बताऊँगा सिलेबस क्या क्या है। इसको हम लोग जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम चीज़ों को क्लियर आउट करते जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, लेट मी सी 1 सेकेंड। ओके, सबसे पहले अगर हम देखें इसमें जो चैप्टर 1 है, दैट विल बी कवरिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दैट इज़ इन द यूनिट नंबर 2, जिसमें हम सारे चीज़ें जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के रिलेटेड है वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसमें प्रोडक्शन क्या होता है एंड किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, इसमें क्या क्या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, क्या क्या प्रोसेसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज़ द TQM। ये जो ऑलरेडी हमने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिन्होंने बीकॉम में बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन लिया है, उनको ये पता ही रहेगा कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। ठीक है ना। एंड इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द एमर्जिंग इश्यूज इन प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट, सो विथ रिलेटेड टू मोबाइल एक्सेसिबिलिटी, फिर ऑटोमाइजेशन ऑफ ऑपरेशन प्रोसेसेस, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट किसको कहते हैं, फिर आउटसोर्सिंग क्या होता है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यूनिट नंबर 5, जिसमें बिजनेस एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यू। सी बेसिकली अगर हम ये देखने जाएं, ये दोनों अलग अलग एक सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज। इन एक्सटर्नल दे हैव ऑलरेडी मिक्सड अप दोज थिंग्स, यानी बिजनेस एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज एंड प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट दोनों को एक साथ इन्होंने मर्ज किया हुआ है। फिर उसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, सो दैट इज़ ऑल्सो नोन बाय द शॉर्ट फॉर्म ऑफ CSR। तो CSR क्या होता है, उसके क्या स्कोप है, एडवांटेजेस क्या है, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। इसके बाद हम ये देखेंगे वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। एंड इसके बाद हम देखेंगे दैट इज़ इंडियन एथिकल प्रैक्टिसेस क्या है। तो व्हाट आर द एथिकल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, व्हाट आर द एथिकल प्रैक्टिसेस इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। फिर इसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे एथिक्स एट वर्क प्लेस। देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर द इंडियन एथिकल प्रैक्टिसेस फॉर HRM, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में कौन कौन सी एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। इसके बाद हम ये देखेंगे दैट इज़ एमर्जिंग इशूज़ इन बिजनेस एथिक्स एंड एनवायरमेंटल इशूज़, जिसमें हम सारे के सारे एथिक्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसमें उनके क्या मीनिंग है, इसके क्या प्रिंसिपल्स है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जो चीज़ें हैं ये हम इस सिलेबस इस सब्जेक्ट में हम इसको कवर अप करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये चैप्टर को करने से पहले हम थोड़े से इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। सो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट किसे कहा जाता है। तो बेसिकली जो वर्ड हम प्रोडक्शन के बारे में सुनते हैं, प्रोडक्शन इज़ नथिंग बट इट इज़ बेसिकली कन्वर्जन ऑफ योर इनपुट्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स है इसको जब हम फिनिश प्रोडक्ट्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये प्रोडक्शन हो जाता है। ऑपरेशन मैनेजमेंट भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ व्हाट, व्हेन आई से प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़
it is a process which combines and transforms various resources used in the production operation subsystem of the organization into value added product or service in a controlled manner as per the policies of the organization। तो बेसिकली होता यहाँ पे ये है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ये अपने आप में एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है सिस्टम्स। तो ये सिस्टम में होता ये है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्सेज को ट्रांसफॉर्म किया जाता है, यानी कि इसको कन्वर्ट किया जाता है, जिससे कि कस्टमर्स जो है उनको कुछ तो भी वैल्यू उससे मिले, उसको कुछ तो भी एक यूटिलिटी मिले। नाउ दिस हैज़ ऑल्सो टू बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ के अनुसार वो अपना खुद का एक सिस्टम डिज़ाइन करते हैं जिसमें कि वो जो भी इनके रॉ मटेरियल्स हैं उनको फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी प्रोडक्शन होती है दैट मस्ट बी ऑल्सो एट अ डिज़ायर्ड क्वालिटी लेवल। तो आई होप सो दैट इज़ ये आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब ये जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, ऑल दिस एक्टिविटीज़ आर इट्स अ काइंड ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इसका एक मैनेजमेंट होना ज़रूरी है एंड दिस इज़ द रीज़न वाई इट इज़ कॉल्ड एज एन अ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। सिमिलरली अगर हम ये देखें कि ऑपरेशन मैनेजमेंट अगर ये सर्विस मैनेजमेंट के साथ अगर रिलेटेड है तो इसको हम ऑपरेशन मैनेजमेंट कहते हैं। सो इफ़ यू सी दैट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट इज़ कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड जो सर्विसेज रिलेटेड होते हैं वो सारे के सारे चीज़ें किस में आ जाएंगे? ऑपरेशन मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अच्छा, next we have, so let's see what is the meaning of a production and management. So production अगर हम definition अगर हम देखें, what does the definition states? The definition states that is it is the step by step conversion of one form of material into another form through chemical or mechanical process to create or enhance the utility of the product to the user. So what exactly is a production? It is being defined as a step by step conversion of one form of a material, एक मटीरियल यानी रॉ मटेरियल्स को जब आप फिनिश प्रोडक्ट में आप इसको कन्वर्ट करते हो, ये चाहे केमिकल प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं एज वेल एज मैकेनिकल प्रोसेस हो सकते हैं। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि टू एनहांस द यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट टू द यूज़र। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किसी ना किसी तरीके से लोगों को यूटिलिटी पहुंचना चाहिए उसमें, तो इसको कहा जाता है दैट इज़ अ प्रोडक्शन। इसीलिए प्रोडक्शन जो है इट इज़ एन वैल्यू एडिशन प्रोसेस। प्रोडक्शन इज़ अ वैल्यू एडिशन प्रोसेस का मतलब ये है कि इट गिव्स सर्टन वैल्यू, इट प्रोवाइड सर्टन वैल्यू एंड हर एक प्रोसेस, जो भी प्रोसेसेस जिस भी कैटेगरी में चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके का वैल्यू एडिशंस होता है। अगर हम एक डेफिनेशन को कंसिडर करें, वैसे तो आपके पास काफ़ी सारे डेफिनेशंस आप कंसिडर कर सकते हो, आप जस्ट गूगल टाइप करो, यू विल गेट नंबर ऑफ डेफिनेशंस, बट उनमें से मैंने एक डेफिनेशंस को मैंने सिलेक्ट किया। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन विच वॉज बीइंग प्रोवाइडेड बाय एडवर्ड बफा। ही सेड प्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड। एग्जैक्टली, प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट किया जाता है, यानी एक वैल्यू बेस्ड फीचर्स जो है इसमें इनकलकेट किया जाता है, या एक वैल्यू बेस्ड चीज़ें जो है इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट? सो सेम पर्सन ही हैज़ डिफाइंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट एज व्हाट? प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है ये एक डील्स विद डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस सो दैट the resulting goods or services are produced according to the specifications in the amount and by the schedule demanded and out of a minimum cost. See, production management is what? It is dealing with the decision making process. ये production management, देखो हमें पता है कि मैनेजमेंट को एक सबसे बड़ा फंक्शंस ये होता है, उनका एक सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि डिसीजंस लेना। तो डिसीजन रिलेटेड टू व्हाट? नाउ हियर द प्रोडक्शन मैनेजर ही takes a decisions related to what? He takes a decision related to the production process so that जो भी goods and services जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो
एज पर स्पेसिफिकेशन हो, यानी कि जो भी कॉन्फ़िगरेशंस या जो भी बताया गया है उसके हिसाब से हो, ओके, इन द पर्टिकुलर अमाउंट एज वेल एज एंड बाय द शेड्यूल्ड डिमांडेड। सो शेड्यूल डिमांडेड का मतलब है कि जो टाइम उन्होंने तय किया है उस टाइम के अनुसार चीज़ों को समेटना या चीज़ों को प्रोड्यूस करना, एंड अगेन इट इज़ एन मिनिमम कॉस्ट. So it should be at again minimum cost. Cost also plays a very important role. तो कम से कम खर्चा करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट देना, ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक मीनिंग है. Similarly, if we see the importance of the production and operation management, I mean to say production management, तो production management का इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहला तो है fulfilling the company's objectives. Okay, now company's objectives, we know that is जो भी बिजनेस में जो भी चीज़ें चलती है उसके एक कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो सिमिलरली प्रोडक्शन मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? उनके ऑब्जेक्टिव्स ये है कि टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज पर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. सो इट इज टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एज पर द नीड्स एंड द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स. क्यों? अगर नीड्स एंड वांट्स के हिसाब से अगर कस्टमर्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो इससे इनका सेल्स इंक्रीज होगा एंड अल्टीमेटली ये ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं. सेकेंड पॉइंट इज रेपुटेशन, गुडविल एंड इमेज. प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है इट हेल्प्स इन सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट. तो इससे क्या होगा? इससे ऑटोमेटिकली कस्टमर्स के मन में एक रेपुटेशन जागेगा, एक गुडविल जागेगा, एंड कंपनी का जो है एक इमेज जो है वो एक अलग तरीके का इमेज डेवलप होगा, जिससे कि कंपनी का जो है उनको अपना कंपनी को ग्रो करने में एंड एक्सपांड करने में उनको मददगार साबित होगा. तीसरा है इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स. ओके, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या करता है? प्रोडक्शन मैनेजमेंट बेसिकली अलग अलग तरीके का रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा, ठीक है ना. एंड इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या होगा? इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से इनोवेशंस होंगे. इनोवेशन से क्या होगा? इनोवेशन से नया एंड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जिससे कि ये प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल होगा एंड अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो होंगे. नेक्स्ट इज इट सपोर्ट्स फंक्शनल एरियाज. सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो अलग अलग फंक्शन एरिया में भी उनके अलग अलग फंक्शंस भी करते हैं. जैसे कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो मार्केटिंग के साथ उनके काफ़ी गहरे रिलेशंस होते हैं, फिर फाइनेंस के साथ रिलेशंस होते हैं, पर्सनल के साथ रिलेशन होते हैं. तो इससे क्या है कि ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिर्फ प्रोडक्शन पे ही फोकस करता है, बट प्रोडक्शन के साथ साथ में और भी जो दूसरे फंक्शनल एरियाज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया मार्केटिंग, फाइनेंस एंड पर्सनल, इन चीज़ों पे भी ग्रो करना है या इन चीज़ों में भी आगे बढ़ने का काम भी प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट काफ़ी हद तक इनको हेल्प करता है. सो selling goods quality products will be easier for the marketing department, and with this increase in sales the financial sector will also be growing. तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ importance of the production and operation management का है. ओके, इसके बाद वाला जो इम्पोर्टेंस है प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट का वो ये है कि इट हेल्प्स टू फेस कॉम्पिटिशन्स. सी इन बिजनेस आज की डेट में हम देखें कि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट सिचुएशंस है, यानी स्थिति है जहाँ पे एक बिज़नेस नहीं काफ़ी सारे बिजनेस अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में हैं, ठीक है. तो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट इट हेल्प्स टू फेस द कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. वो कैसे? Because the production management it produces the right quantity, the right quality, okay, that is a product, and at the right price and at the right time. See ये चार चीज़ों का जहाँ पे blending अगर सही रहेगा तो definitely हमेशा customers के जो भी wants and requirements वो fulfill हो सकते हैं, and इससे किसी भी business को आगे बढ़ने में या किसी भी business को एक दूसरे business के साथ compete करने में उन्हें काफ़ी helpful होगा. So this is how we say that is production operation management it also helps in facing the competition in the market. Next we have that is the optimum utilization of the resources. Production and operation management it will also help in utilizing the resources in a much more efficient manner. वो कैसे हो सकता है कि जो भी मैन पावर है या जो भी मशीनरी है उन चीज़ को यूज़ करना
एंड उसको बेस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में उसको करना, जिससे कि जो भी कंपनीज़ हैं या जो भी बिज़नेस है उनको ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सकता है एंड प्रॉफिट मिल सकता है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ रिड्यूसेस प्रोडक्शन कॉस्ट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट विल ऑल्सो हेल्प इन रिडक्शन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, एंड जिससे कि किसी भी कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ होगा एंड उनके जो भी परफॉर्मेंसेस ऑब्जेक्टिव है वो उनको वो अचीव कर सकते हैं. एंड लास्टली वी हैव दैट इज़ अ कंपनी एक्सपांशन. प्रोडक्शन मैनेजमेंट इट विल ऑल्सो हेल्प इन एक्सपांडिंग द मार्केट. ओके, इन व्हाट वे? प्रोडक्शन मैनेजमेंट जो है वो क्वालिटी फोकस रहते हैं एंड इट विल हेल्प इन द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. एंड फाइनली क्या होगा? कॉस्ट रिड्यूस होगा, जिससे कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा एंड कंपनी जो है वो एक्सपांड एंड ग्रो कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन विद अनदर टॉपिक दैट इज़ अ फंक्शंस. ठीक है, तो फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. तो बेसिकली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक डायग्राम है यहाँ पे, जहाँ पे दीज आर ऑल द फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ है, देन प्लांट लेआउट है एंड मटेरियल हैंडलिंग है, देन कम्स प्रोडक्ट डिज़ाइन, उसके बाद आता है प्रोसेस डिज़ाइन, उसके बाद आता है प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, मटेरियल मैनेजमेंट and maintenance management. So these are functions of the production management. So production management में जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि location of facilities it plays a very important role. Okay, so these are some of the things which are coming under the production and operation management. एक तो है location of facilities, जिसमें location plays a very important role. Then comes plant and layout and so on. These are some of the functions of the production and operation management. Let's come to the next one, that is types of production system. तो basically there are 4 types of production system. Mainly अगर हम देखने जाएँ तो प्रोडक्शन सिस्टम 4 टाइप के होते हैं. एक होता है कंटिन्यूस प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन, देन कम्स बैच प्रोडक्शन एंड देन कम्स जॉब शॉप प्रोडक्शन. तो ये आपको ख़ास ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इन द एग्जामिनेशंस. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम्स. So mainly there are 4 types of production which we come across over here. One is continuous, mass production, batch production, job shop production. So one by one let's discuss this types of production system in detail. So very first we are having job shop production. अच्छा, job shop production क्या होता है? Job shop production का मतलब ये होता है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वन और फ्यू क्वांटिटीज़ ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड प्रोड्यूस एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स. अगर हम इसकी बात करें कि जितने ऑर्डर्स आते हैं उस ऑर्डर्स के बेसिस पे, जितने भी कस्टमर्स के ऑर्डर्स आते हैं, कस्टमर्स अपना ऑर्डर देगा एंड ऑर्डर के हिसाब से जो मैन्युफैक्चरर है वो अपना क्वांटिटी प्रोड्यूस करेगा. एक टाइम लिमिट सेट होता है इसमें एंड टाइम लिमिट के अंदर विद इन द मिनिमम कॉस्ट ये प्रोडक्शन को की जाती है. सो जो भी मैन्युफैक्चरर है वो बेसिकली कस्टमर्स के ऑर्डर पे जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग करता है. इसके अगर फीचर्स देखें तो फीचर्स ये हैं कि देर आर हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लो वॉल्यूम. सो वैरायटी देर आर, यू विल बी फाइंडिंग नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर हियर. देन ये जो मोस्टली होती है, जो मशीन्स एंड फैसिलिटीज़ होती है, जनरल पर्पस मशीन्स एंड फैसिलिटीज़ यूज़ होते हैं. देन कम्स हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स, क्योंकि यहाँ पे यूनिकनेस की बात आ जाती है तो इट रिक्वायर्स अ हाईली स्किल्ड ऑपरेटर्स. देन देर आर लार्ज इन्वेंट्री ऑफ मटीरियल्स. डिटेल प्लानिंग इज़ एसेंशियल. सो बिफोर डूइंग एनीथिंग यहाँ पे प्लानिंग इज़ वेरी एसेंशियल ओवर हियर. एंड देन कम्स दैट इज़ ईच प्रोडक्ट कैपेसिटी फॉर ईच वर्क सेंटर एंड ऑर्डर प्रायोरिटीज़. तो ये कुछ जो है जॉब शॉप प्रोडक्शन के बारे में है. फिर उसके बाद आ जाते हैं बैच प्रोडक्शन. तो बैच प्रोडक्शन इज़ व्हाट? द वर्ड बैच प्रोडक्शन इट मीन्स दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन विच द जॉब पासिस थ्रू द फंक्शनल डिपार्टमेंट इन लॉट्स और बैचेस. तो बेसिकली यहाँ पे होता ये है कि जो भी प्रोडक्शन होती है वो बैचेस में होती है, वो एक लॉट में होती है. जब तक एक
ऑर्डर के पीछे एक लॉट नहीं बनता है तब तक ये प्रोडक्शन कंटिन्यू नहीं होता है। तो इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहला तो ये है कि बैच प्रोडक्शन सिस्टम इज़ अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंस। ये किन टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल होते हैं? सबसे पहला तो ये है कि व्हेन देयर इज़ अ शॉर्टर प्रोडक्शन रन, जब प्रोडक्शन जो है वो कम समय के अंदर जब करनी है तो एक बैच प्रोडक्शन यूज़फुल होता है। दूसरा है व्हेन प्लांट एंड मशीनरी आर फ्लेक्सिबल, जब आप प्लांट एंड मशीनरी को ईजिली यहाँ से वहाँ मूव कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं, तब इस तरीके का बैच प्रोडक्शन यूज़फुल होते हैं। फिर उसके बाद होता है प्लांट एंड मशीनरी सेटअप इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइटम इन अ बैच एंड चेंज ऑफ सेटअप इज़ रिक्वायर्ड। सी बेसिकली यहाँ पे ये होता है कि जब आप किसी भी प्लांट एंड मशीनरी को डिसमेंटल कर सकते हो एंड उसको चेंज करना है, या अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह पे सेटअप करना है, तो दिस काइंड ऑफ अ बैच प्रोडक्शन इज़ वेरी यूजफुल। Then comes when the manufacturing lead time and cost are lower as compared to the job order production, this kind of a batch production is very useful. Okay, next we have that is a mass production. So mass production, the word mass means what? That is the production is on a very huge scale basis. Okay, तो यहाँ पे होता ये है कि जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन मोस्टली लार्ज स्केल बेसिस पे चलता है। So ये प्रोडक्शन में इट इज़ जस्टिफाइड दैट वेरी वी हैव अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ओके, दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन सिस्टम इज़ दिस काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन सिस्टम इज़ सूटेबल ओवर देयर। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस सीक्वेंस होता है। इस जहाँ पे जिस सर्कमस्टेंसेस में या जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट है जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल है वहाँ पे इस तरीके का प्रोडक्शन प्रोसेस को ज़्यादा लागू किया जाता है। देन देयर मस्ट बी अ डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस मशीन्स। देन वी हैव लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्शन टाइम जो है वो शॉर्टर टाइम के लिए होता है। जो इन्वेंट्री प्रोसेस टाइम है वो भी कम होता है। देन परफेक्टली बैलेंस प्रोडक्शन लाइन्स। then comes that is, so that means what, that is a flow of material components and part is continuous. okay, यहाँ पे किसी भी तरीके का रुकावट नहीं होती है, प्रोडक्शन चलते रहता है। ओके, सो ये इसलिए इसको कहा जाता है इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। देन द प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जहाँ पे बहुत ईजी है, ओके, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती है। एंड लास्टली वी हैव दैट इज़ अ मटेरियल हैंडलिंग कैन बी कम्प्लीटली ऑटोमेटिक। सो मोस्टली हर चीज़ें जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक होता है। ओके, क्योंकि दैट इज़ द प्रोडक्शन इज़ ऑन अ लार्ज स्केल बेसिस, तो डेफिनेटली जो भी चीज़ें हो रही है वो ऑटोमेटिक बेसिस पे होती है। नेक्स्ट लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन। सो व्हाट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोडक्शन? कंटिन्यूस प्रोडक्शन मतलब ये वो टाइप ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस है जहाँ पे प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूस बेसिस में चलता है। ओके, तो production facilities, these are arranged as per the sequence of production operation from the first operation to the finished product. See, एक बार अगर प्रोडक्शन चालू हो गई तो जब तक वो प्रोडक्शन ख़त्म नहीं होता है तब तक इस तरीके का प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो चलते रहेगा। तो इसका मेन एक फीचर्स ये है कि ये जो आइटम्स जो इसमें जो प्रोड्यूस होते हैं जनरली वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को फॉलो करते हैं, जनरली वो एक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को फॉलो करते हैं एंड इसीलिए इसको कंटिन्यूस प्रोडक्शन में बताया गया। नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। सो देयर आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक तो है डेडिकेटेड प्लांट एंड इक्विपमेंट विद जीरो फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी कम रहती है, सो यू कांट शिफ्ट द मशीन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। नेक्स्ट वी हैव मटेरियल हैंडलिंग इज़ फुली ऑटोमेटेड, तो वो मोस्टली सारे ऑटोमेटिक रहते हैं। थर्ड वी हैव प्रोसेस फ्लोज एट प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सो ये जो भी प्रोसेस हैं ये इसके एक कुछ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है, उसी के मुताबिक जो है ये प्रोडक्शन सिस्टम चलते हैं। फोर्थ इज कंपोनेंट मटेरियल कैन नॉट बी रेडिली आइडेंटिफाइड विद फाइनल प्रोडक्ट। सो डेफिनेटली जो भी मटेरियल है उसको आप एक फाइनल प्रोडक्ट के साथ आप इसको कभी इसको जोड़ नहीं सकते। फिफ्थ इज प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग इज़ अ रूटीन एक्शन। सी दिस इज़ अ रूटीन एक्शन, मतलब इट्स अ रेगुलर एक्शन। हमेशा प्लानिंग होता है एंड शेड्यूलिंग भी होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर जो है चीज़ों को कंप्लीट होना होता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम इज़ व्हाट? इंटरमीडिएट मीन्स दैट समथिंग दैट स्टार्ट एंड स्टॉप एट अ इर्रेगुलर इंटरवल टाइम। सो इंटरमीडिएट प्रोडक्शन सिस्टम में होता ये है कि इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। ओके, जैसे जैसे टाइम मिलता है उसके हिसाब से काम चलते रहता है।
So in the intermittent production system, goods and are produced based on customers' orders. See, this is one of the very important thing, that is customers' orders के हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है. And one another feature is that is it is produced on a small scale basis. Okay. And again it is not continuous. So these are the three things which you need to mention. ये जो तीन चीज़ें जो कि आपको ये mention करना पड़ेगा when you are writing the detail about the intermittent production system. So basically यहाँ पे changing of product जो है it changes according to the design and the size of the product. So this is again one more thing which is coming under the intermittent production system. Okay, let's talk about today another topic, that is service system. So service system is what? So service system is nothing but it's an another element in general queuing structure that talks about two aspects. तो सर्विस में दो चीज़ें होती है, एक तो स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सिस्टम एंड द स्पीड ऑफ द सर्विस. स्ट्रक्चर ऑफ द सर्विस सिस्टम एंड द स्पीड ऑफ द सर्विसेज. एंड यहाँ पे ये होता है कि कस्टमर जो है एक लाइन में खड़े रहता है. वी ऑल नो दैट इज़, जैसे बैंक्स वगैरह हैं, बैंक्स में हमें लाइन में खड़े रहना पड़ता है, यानी क्यू में खड़े रहते हैं. एंड चाहे आपका किसी भी तरीके का सर्विस क्यों ना हो, ओके, एंड आपको अपने टर्न के लिए वेट करना है. जैसे आपका टर्न आ जाता है, यू विल बी एबल टू अवेल द सर्विसेज, एंड फाइनली आफ्टर गेटिंग द सर्विसेज यू लीव दैट सर्विसेज, यू लीव दैट सिस्टम. सो दिस इज व्हाट इज कमिंग अंडर द सर्विस सिस्टम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज एन द रीसेंट ट्रेंड्स इन द प्रोडक्शन एंड द सर्विस सिस्टम. तो आज के टाइम पे प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम में कौन कौन से ट्रेंड्स हैं जिसको फॉलो किया जा रहा है. So we were talking about the recent trends in the production and service system. तो आज के टाइम पे there are so many, you know, there are so many trends. Okay, there are so many things which are being coming under the production and service system. One among them which we see, that is the sustainability. तो जब हम sustainability की बात करते हैं, तो sustainability is basically, we know that is the customers जो है, okay, they always want that is the product to be received well in time. So the thing is that is over here. So when I say about the sustainability का अगर हम मीनिंग देखें, sustainability is production or manufacturing of the goods and services without affecting the future generation of the people और विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन. तो इसका मतलब ये है कि आज के टाइम पे जो प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम जो भी की जाती हैं या जो भी ट्रेंड्स हैं हो रही है, उसमें ये हमेशा कोशिश की जाती है कि प्रोडक्शन इस तरीके से की जाए ताकि एनवायरनमेंट पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो, एनवायरनमेंट पे इसके किसी भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो. इसीलिए टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज़ TQM, ये एक नया कंसेप्ट है जिसको लाया गया. इसका मेन फोकस ये है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना बाय रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द वेस्ट. सो दिस इज़, यू कैन से दिस इज़ वन ऑफ द ट्रेंड्स. ये एक नया प्रथा आप बोल सकते हो जो कि प्रोडक्शन सर्विस सिस्टम में हाल ही में चल रहा है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ एथिक्स. एक और एक ट्रेंड जो है प्रोडक्शन एंड सर्विस सिस्टम में जो कि हर बिजनेस को फॉलो करना पड़ता है, वो ये एथिक्स. व्हेन आई से एथिक्स का मतलब है डूज एंड द डोंट्स. ओके, देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर परमिसिबल एंड देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर प्रोहिबिटेड. तो हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए हर बिज़नेस की कि वो जो चीज़ें अलाउ होती हैं उन चीज़ों को फॉलो करें, और जो चीज़ें नहीं अलाउ होती है, जो कि अनएथिकल है, उसको वो निकाल फेंकें या उसको वो फॉलो ना करें. सो द मेन रीज़न फॉर दिस थिंग इज़ दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के टाइम पे जो है हर एक कस्टमर किसी भी कंट्री से कुछ भी खरीद सकता है, हर एक कस्टमर एक मैन्युफैक्चरर के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो जुड़ा हुआ है. सो इस वजह से जो है इट बिकम्स वेरी नेसेसरी, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस to follow the ethics, and especially in the case of the production and the service system. So this was one of the things. Next we have that is a servitization. Okay, now when I say that is servitization is when I say servitization is what? That is nearly, we know that is
Okay, so so I was talking about the servitization. So servitization means what? सबसे पहला तो ये चीज़ है कि servitization का मतलब ये होता है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि एक सर्विस देते हैं, एक काइंड ऑफ अ सर्विसेज देते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट. ओके, so we can also say in other words that is companies are giving away their goods as a mean to sell a service. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि रोल्स रॉयस एक कंपनी है, तो रोल्स रॉयस अपने जो एयरप्लेन के जो इंजन्स हैं वो फ्री ऑफ चार्ज में देते हैं, एक मेंटेनेंस के एक चार्ज ले लेते हैं. ओके, दे आर सो बेसिकली रोल्स रॉयस इज गिविंग देयर एयरप्लेन इंजन्स अवे फॉर फ्री बाय चार्जिंग अ फ्री फॉर द मेंटेनेंस, फी फॉर द मेंटेनेंस. तो ये भी एक तरीके का एक नया प्रोडक्शन सर्विस सिस्टम में एक रिसेंट ट्रेंड्स है, क्योंकि हर एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज के डेट में, आज की तारीख में दे आर लुकिंग फॉर टू सर्विटाइज देयर ऑफरिंग्स. So this is also yet one more trend which is taking place in the case of the production and the service system. Okay, now let's talk about the plant layout. Plant layout is what? See, basically when plant and layout, they are two different things. So when I talk about the plant layout is nothing but the layout of the plant, the layout of the plant. इसमें ये फिक्स होता है कि कितने स्पेस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है एंड एक प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाता है प्लांट का, ताकि जिससे कि जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें एक स्टडी एंड कंटिन्यूस फ्लो हो, एंड इससे प्रोडक्शन का जो पार्ट है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ ना हो. सो अ बेटर प्लांट लेआउट इज़ अ वेरी एसेंशियल criteria for any kind of a production activities to take place. Okay, now let's see some of the objectives of the plant layout. तो बेसिकली प्लांट लेआउट, एक अच्छा प्लांट लेआउट का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? इसका सबसे पहला तो ये है कि मिनिमाइजिंग द हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल्स. देन कम्स द सेकेंड पार्ट दैट इज़ मेंटेनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन में किसी भी तरीके का चेंजेस अगर करना है तो एक अच्छा प्लांट लेआउट में ये चीज़ें होनी चाहिए कि प्लांट मस्ट बी वेरी फ्लेक्सिबल एनफ. Third is there must be an optimum utilization of men, material, equipments and available space. तो ये जो है ये भी एक objectives है of a plant layout. Next we have that is achieving a good workflow and avoiding accumulation of a work. यानी कि काम जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि काम एक ही साथ रह गया पड़े पड़े. Okay, there must be no overloading of the work or there must be no kind of a pending work. जितना pending work होगा okay, उतना मुश्किलात जो है वो बढ़ जाएगी. So plant layout में ये कोशिश की जाती है that is to maintain a good workflow and avoiding the accumulation of the work. Fifth point is minimizing the delay and bottlenecks. So delays, you know, that is अगर delay होगा तो production system में भी delay होगा. Next is ensuring safety of a workman by minimizing and eliminating the chances of accidents. So कोशिश ये की जाती है कि accidents को reduce करना and safety of the workman is being promoted up. Next we have that is providing for effective supervision and production control. So in the case of this providing for effective supervision, एक प्लांट लेआउट में एक अच्छे सुपरवाइज़र होना बहुत ज़रूरी है. प्रोडक्शन कंट्रोल में भी इसका प्रॉपर होना चाहिए ताकि किसी भी तरीके का एक्सीडेंट्स हो या किसी भी तरीके का गाइडेंस अगर चाहिए तो उसको मिल सके. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ द एट्थ इज मिनिमाइजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री. So there should be more kind of a finished product and less kind of a work in progress process. So when I say work in progress, मतलब the goods which are still to be produced up, that should be at the very minimum level. फिर ninth है providing sufficient and convenient located service centers. So proper services centers होना चाहिए. And lastly we have that is the flexibility in the design. तो जो भी डिज़ाइन है उनमें भी flexibility होना चाहिए ताकि जो भी changing future requirements है उसको address किया जा सके. Okay, next let's see some of the basic principle of plant layout. तो एक layout, एक plant layout का principles ये होना चाहिए कि travel जो है minimum होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जब goods move होता है वो minimum होना चाहिए, एक sequence में होनी चाहिए. Then usage, it should be used to the best possible manner. फिर principle of compactness, compactness मतलब हर चीज़ें जो है एक जगह पे ही
होना चाहिए एंड इट शुड बी वेरी कम्पैक्ट. सो वी कैन से दैट इज एक व्हेन आई से अबाउट द कम्पैक्टनेस मतलब everything should be fully readily available over there. Okay, हर जगहों पे जो चीज़ें वो फैली हुई नहीं रहनी चाहिए. Then we have there is a principle of safety and satisfaction. So safety is also one of more concern. Then comes the principle of the flexibility. The flexibility is it should be changeable. And lastly we have there is a principle of the minimum investment. So the less investment with the maximum output. So this should be a basic plant layout principles. Let's talk about the types of the plant layout. So there are different types of a plant layout. The first one is which we have, that is a process layout. A process layout is what? When I say about the process layout, it is also known as a functional layout. यहाँ पे होता ये है कि जो भी टाइप ऑफ सिमिलर मशीन्स है उस सिमिलर मशीन्स जो है एज वेल एज सिमिलर ऑपरेशन जो है वो एक जगह पे लोकेटेड होता है एंड वहाँ से वो चीज़ों का फंक्शनिंग होता है. सो लेट्स से दैट इज़ अगर मान लो एक लेथ मशीन्स है तो जो भी जितने भी लेथ मशीन्स है वो सारे के सारे लेथ मशीन एक जगह पे होंगे. सिमिलरली अगर मैं कहूँ अगर मिलिंग मशीन्स है तो वो भी एक जगह पे होंगे. तो जिससे कि क्या हो रहा है कि हर जो लेथ मशीन्स के रिलेटेड जितने वर्क है वो सब एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाएंगे. फिर मिलिंग मशीन्स का जो रहेगा वो सब एक ही जगह पे हो जाएगा एंड सो ऑन. सो दिस इज अगेन काइंड ऑफ कॉल्ड एज एन प्रोसेस लेआउट. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ प्रोडक्ट लेआउट. नाउ व्हेन आई से अबाउट द प्रोडक्ट लेआउट, okay, next kind of layout which we are talking about here, that is a product layout. So it is also known as a line or a type layout. एंड इस तरीके का प्रोडक्ट लेआउट में मोस्टली जो भी इन दिस केस ऑफ अ लेआउट मोस्टली जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं एंड मशीन्स जो है वो भी एक लाइन में रखा जाता है, एक सीक्वेंस में रखा जाता है, जिससे कि एक प्रोडक्ट को जब मूवमेंट करना होता है, एक प्रोडक्ट को एक मशीन से जब दूसरे मशीन में जब उनको मूवमेंट करना होता है तो वो कंटिन्यूस फ्लो में हो और कहीं पे भी किसी भी तरीके का रुकावटें नहीं आए, जिससे कि जो भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अल्टीमेटली फाइनल फिनिश प्रोडक्ट स्टेज तक आसानी से बन सकें. फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट. नाउ दिस वर्ड द स्टैटिक से हमें ये समझ में आता है कि समथिंग विच इज़ नॉट मूविंग. सो वो एक ही जगह पे चीज़ें होती है. सो देयर इज़ अ फिक्स्ड इंस्टॉलेशन, okay, and the operations are being done also at a fixed product, I am to say at a fixed place. So in this kind of a product layout, the manufacturing operation it requires the so manufacturing operation जो है यहाँ पे it requires the movement of men, machines and materials. The product layout and the process layout, generally the machines are fixed. See here the machines are fixed, इंस्टॉलेशन फिक्स्ड इंस्टॉलेशन होता है एंड ऑपरेशंस जो है वो भी एक स्टैटिक होता है एंड एक स्पेसिफाइड वर्क स्टेशन में ही ये चीज़ें ऑपरेट होती है. सो इसीलिए इसको कहा जाता है स्टैटिक. इसको स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट भी कहा जाता है, प्रोजेक्ट लेआउट भी कहा जाता है, एज वेल एज अ स्टेशनरी लेआउट भी इसको कह सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन लेआउट. सो कॉम्बिनेशन लेआउट इज़ व्हाट? सो कॉम्बिनेशन, द वर्ड कॉम्बिनेशन मीन्स दैट इज़ यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है. दोनों का कॉम्बिनेशन यानी प्रोसेस लेआउट एज वेल एज प्रोडक्ट लेआउट, दोनों का कॉम्बिनेशंस होता है एंड इसमें से जिसका सबसे एडवांटेजेस हैं, जो बेस्ट उनके जो एडवांटेजेस हैं उनको लेके ये लेआउट को तैयार किया जाता है. सो इफ़ यू सी दैट इज़ जो भी कॉम्बिनेशन लेआउट है इसमें जिसके प्रोसेस लेआउट के जो एडवांटेजेस हैं, प्रोडक्ट लेआउट के जो एडवांटेजेस हैं, उन दोनों का जो है फ़ायदा जो है उन फ़ायदे को इस कॉम्बिनेशन लेआउट में उसको क्लब अप किया गया है. सो ये कॉम्बिनेशन लेआउट जो है वो उस तरीके का आइटम्स के लिए पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे आइटम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइजेस. This kind of a product layout which we are having, that's called as a fixed position layout. So this type of plant layout is mostly ये इस तरीके का plant layout होता है जहाँ पे plant जो है वो fix रहते हैं. So you will not be able to move those kind of a plant and machinery. So mostly in this type of layout, the major components जो है they are remaining in a fixed location
एंड जो मटेरियल है एज वेल एज पार्ट्स है, टूल्स, मशीनरीज, मैन पावर्स एंड अदर सपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आर ब्रॉट इनटू दिस लोकेशन। तो एक जगह पे मशीन्स रहते हैं, स्थित रहते हैं, और वहाँ से लोकेशन आई मीन टू से वहाँ पे जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को लाया जाता है। नाउ देयर आर सर्टन सेफ्टी कंसिडरेशन एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स फॉर अ प्लांट लेआउट, यानी ये कुछ चीज़ें सेफ्टी कंसिडरेशन जिसे हर एक इंजीनियर या जो भी प्लांट में जो भी रहता है उन्हें इन चीज़ों को करना पड़ता है, उन्हें इन चीज़ों को देख रेख करना पड़ता है। सबसे पहला तो ये है कि टू कीप द डिस्टेंस, जहाँ से मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एंड जहाँ से स्टोरेज होता है, उन दोनों के बीच में काफ़ी हद तक जो है एक अंतर रहनी चाहिए, इसमें डिस्टेंस होनी चाहिए। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ द जोग्राफिकल लिमिटेशंस ऑफ दिस साइट। सो व्हेन आई से दैट इज़ द जोग्राफिकल लिमिटेशन, दिस मीन्स वी आर हैविंग दैट इज़ एक तरीके का जोग्राफिकल लिमिटेशंस का मतलब ये हो जाता है कि क्लाइमेटिक कंडीशन मस्ट बी सूटेबल ओवर देयर, वेरी रिस्कली एलिमेंट्स मस्ट नॉट बी देयर। देन तीसरा है इंटरेक्टिंग विद द एग्जिस्टिंग और प्लान्ड फैसिलिटी ऑन साइट, सच एज जैसे कि प्रॉपर रोडवेज होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए एंड यूटिलाइजिंग रूटिंग होना चाहिए। तो दीज आर सम ऑफ द सेफ्टी कंसिडरेशन एज वेल एज कुछ एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स है जो कि एक प्रोडक्शन इंजीनियर के या प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजर्स को कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव दैट इज इंटरेक्शन विद द अदर प्लांट्स ऑन द साइट। देन वी हैव दैट इज अ नीड फॉर प्लांट ऑपरेटेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। सो जो भी प्लांट जहाँ पे भी ऑपरेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे वो चल रहा है, वहाँ से उसके ऑपरेशंस होनी चाहिए एंड इसका मेंटेनेंस का पार्ट भी काफ़ी हद तक इसको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ जो भी हजार्डस मटेरियल है उसको दूर ही रखना। देन वी हैव दैट इज़ द नीड टू प्रिवेंट confinement where releasable of flammable substances may occur. So this means that is अगर मान लो कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर वो इनफ्लेमेबल है, अगर आप इसे आसानी से इसको आग को नहीं बुझा सकते हो, तो ऐसे चीज़ों को जो है दूर ही रखना बेहतर है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज़ अ नीड टू प्रोवाइड एक्सेस फॉर एमरजेंसी सर्विसेज। जो भी एमरजेंसी सर्विसेज है उस पर नीड आई मीन टू से उस पर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना। Next we have to provide emergency escape routes for an on-site personnel, and another we have that is to need to provide acceptable working condition for, yani proper working condition should be provided up for the operators. Okay students, so let's see that is another chapter, that is a supply chain management. तो supply chain management क्या है? Basically supply chain management is basically marketing word. तो अगर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करें तो इसका मीनिंग ये कहता है कि सप्लाई चेन इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज इन्वॉल्व डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन फुलफिलिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। सो इट्स रिलेटेड टू ऑल द सप्लाई फंक्शंस एंड इसमें अगर हम देखें कि एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इट इज़ associated with all the things, that is right from the flow and the transformation of goods and services, right from the raw materials to customers and to the associated information flows, यानी रॉ मटेरियल से लेके लास्ट फिनिश प्रोडक्ट तक जितने भी चीज़ें हैं, ये सारे के सारे जो चीज़ें ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। सो लेट्स सी द मीनिंग, I mean to say definition. Definition states supply chain management is primarily concerned with the efficient integration of supplier, factories, warehouses and stores, so that this ये जो भी चीज़ है, so that this is being produced and distributed in the right quantity and at the right place and at the right time. So ये इसका supply chain management का मेन ऑब्जेक्टिव है एंड इसी वजह से जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है अपने आप में एक नया चीज़ बन के आया है। Let's see the next one, that is the scope of a supply chain management. So basically सप्लाई चेन मैनेजमेंट का अलग अलग स्कोप है। सबसे पहला तो स्कोप ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट इट हेल्प्स इन मिनिमाइजेशन ऑफ द ऑपरेशन कॉस्ट। सेकेंड इज इट हेल्प्स इन बूस्टिंग द कस्टमर सर्विसेज, यानी कस्टमर सर्विसेज का क्वालिटी को इंक्रीज करने में भी वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। तीसरा है फाइनेंशियल पोजीशंस को बढ़ाने में इसका काफ़ी योगदान है। चौथा है डिस्ट्रीब्यूशंस को सही तरीके से मैनेज करना, ये भी इसका एक स्कोप है। देन वी हैव फिफ्थ इज ब्रिंगिंग कोऑर्डिनेशन अमंग द पार्टनर्स, यानी कि जो भी पार्टनर्स हैं उनमें एक आपसी सहमति लाना। एंड उसके बाद आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सो प्रॉपर स्टॉक ऑफ द मैनेजमेंट।
एंड द लास्ट में यहाँ पर सप्लायर मैनेजमेंट, तो प्रॉपरली सप्लायर को मैनेज करना, ये भी कौन सा सप्लायर कितने भाव में दे रहा है अपना माल, या किस तरीके से वो सप्लाई कर रहा है, टाइमली कर रहा है, यानी एंटायर ये जो चीज़ें ये सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट के स्कोप के अंदर आ जाता है। ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कुछ कंपोनेंट्स हैं। सो सबसे पहला कंपोनेंट्स ये है कि प्लानिंग। So we know planning is nothing but planning is deciding in advance what is the thing to be done and how it is to be done. So similarly जैसे एक मैनेजमेंट जैसे आप देखते हो कि प्लानिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक उसी तरीके से सप्लाई चेन मैनेजमेंट में प्लानिंग इम्पॉर्टेंट रहता है, बिकॉज यहाँ पे चीज़ों को फिक्स किया जाता है कि विच इज़ द थिंग विच इज़ टू बी डन अप फर्स्ट and which is the thing that is to be done as the last. So ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है, बिकॉज यहाँ पे जो है यहाँ पे स्ट्रेटजीज का फाइनलाइजेशन होता है एंड हर चीज़ों को इस तरीके से रखा जाता है सो दैट इज इट्स ब्रॉट अप टू वन प्लेस। सो प्लानिंग में डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज को भी चेकिंग किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द इंफॉर्मेशन। सो व्हेन आई से अबाउट द इंफॉर्मेशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक अहम हिस्सा ये भी है कि इंफॉर्मेशन। सो वी नो दैट इज टुडे, अगर आज के दिन में अगर हम देखने जाएं तो इंफॉर्मेशन एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपके पास अगर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। सो द थिंग इज दैट इज यहाँ पे जो भी मार्केट ट्रेंड्स है सप्लाई एंड डिमांड के, जो भी इंफॉर्मेशंस आते हैं उन इंफॉर्मेशंस को टाइमली रेडीली उसको लाया जाता है एंड अगेन इट इज़ बीइंग पास्ड ऑन टू द कंसर्न सप्लायर और टू द कंसर्न कस्टमर्स और टू द मैन्युफैक्चरर। नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ सोर्स। सो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो भी बनाए जाते हैं उसके लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। तो कहाँ से रॉ मटेरियल्स को इसकी कहाँ से ज़रिया होनी चाहिए एंड कहाँ से उसको लाना है, किसके पास से खरीदना है, फ्रॉम वेयर द रॉ मटेरियल्स आर गोइंग टू कम अप एंड हाउ वेदर इज गोइंग टू बी कॉस्ट इफेक्टिव और नॉट, ये जो चीज़ें हैं ना ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक कंपोनेंट है। देन वी हैव देयर इज अ इन्वेंट्री। सो व्हेन आई से अबाउट द इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज नथिंग बट इन्वेंट्री इज द स्टॉक। सो विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एनी काइंड ऑफ अ सप्लाई चेन। अगर हमारे पास स्टॉक नहीं रहेगा तो हम काम भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये देखी जाती है कि स्टॉक कितने लेवल तक है। ओके, क्या हमें नया स्टॉक मंगवाना पड़ेगा या इतने ही स्टॉक में काम हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें की जो डिसीजंस हैं ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ली जाती है। ओके, द फिफ्थ कंपोनेंट्स ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज द प्रोडक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी सप्लाई चेन में प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए एंड इन्वेंट्री सही से मेंटेन होना चाहिए। सिमिलरली जो भी प्रोडक्शन होता है गुड्स में उसका जो है सही से टेस्टिंग होना चाहिए, पैकेजिंग होना चाहिए एंड फाइनल प्रिपरेशन फॉर डिलीवरी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट मस्ट बी डन। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज द लोकेशन। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में लोकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी अबाउट द जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो है ट्रांसपोर्टेशन। बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आप रॉ मटेरियल्स से लेके जब फाइनल प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, फाइनल प्रोडक्ट से बनने तक, मार्केट प्लेस तक जाने तक, ये ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसपे कंपनीज चलती है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग एंड लास्ट वी हैव दैट इज द रिटर्न्स ऑफ द गुड्स। सो व्हेन आई से दैट इज रिटर्न ऑफ द गुड, रिटर्न ऑफ द गुड्स का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट तो बन जाती है मगर अगर मान लो कि प्रोडक्ट में अगर किसी भी तरीके का डिफेक्ट आता है तो इन प्रोडक्ट को डिफेक्ट्स को लेट्स से मिनिमाइज करने के लिए या डिफेक्ट्स को इम्प्रोवाइज करने के लिए या इसको सुधारने के लिए रिटर्न्स ऑफ गुड्स होती है। तो ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है।
So if you see, that is among the various components that create a strong supply chain is the facility for the returns of faulty, malfunctioning goods along with the high responsive consumer grievances redress. So यानी कहने का मतलब ये है कि कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल सेल होना चाहिए जिससे कि प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो सही तरीके से ऑपरेट हो सके. Okay, now let's see what are the different tools and techniques of supply chain management. तो basically there are different tools and techniques which are being used up. अब ये डिटेल काफ़ी बड़े हैं, तो हम लोग उसको थोड़े शॉर्ट वे में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इट रिक्वायर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ लेक्चर्स, तो इसमें हम इतने ज़्यादा कवर नहीं कर सकते. सो मेनली देयर आर डिफरेंट टूल्स. एक तो है इन्वेंट्री वेलोसिटी. तो इन्वेंट्री अगर इसको हमें इन्वेंट्री वेलोसिटी को अगर कैलकुलेट करना है तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ की जाती है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय नेक्स्ट मंथ्स इनटू सेल्स फोरकास्टिंग. ओके, नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है बिकॉज इस टेक्निक से हमें ये समझ में आती है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मैच ऑफ द इन्वेंट्री इन हैंड टू इट्स डिमांड. यानी डिमांड कितना है और हमारे पास है कितना एक्चुअली में, उसको अगर हमें फाइनली कैलकुलेट करना है तो इन्वेंट्री वेलोसिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट ऑर्डर मेजरमेंट. तो परफेक्ट ऑर्डर मेजरमेंट का मतलब सिर्फ परफेक्टनेस इज समथिंग विच इज़ फ्री फ्रॉम एरर. तो कहने का मतलब ये है कि इस टूल्स और टेक्निक से हमें ये पता लगता है दैट इज़ द रेट ऑफ एरर फ्री डिलीवरी फॉर ईच स्टेज ऑफ अ परचेस ऑर्डर. सो जो भी हमारे परचेस ऑर्डर है उसमें से कितने एरर्स हैं, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूला यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है, दैट्स अ टोटल ऑर्डर माइनस एरर ऑर्डर डिवाइडेड बाय टोटल ऑर्डर इनटू 100. सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द ऑर्डर इज परफेक्ट. जो परफेक्ट जो नहीं है एंड जो डिफरेंस वैल्यू है दैट इज कमिंग अंडर द एरर वैल्यू. नेक्स्ट वी हैव दिस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इट इज आल्सो नोन एज द स्टॉक टर्नओवर रेशियो. स्टॉक टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इनटू 100 एवरेज स्टॉक की जाती है. सो इससे हमें ये पता लगता है कि इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ टाइम्स अ कंपनी सेल्स और टर्न्स द एवरेज इन्वेंट्री दैट इज केप्ट इन द स्टोर हाउसेस. तो ये एक चीज़ हो जाती है अबाउट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ कैश टू कैश साइकिल टाइम. तो इसको मेजर करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, दैट इज अ मटेरियल पेमेंट रेट माइनस कस्टमर ऑर्डर पेमेंट डेट. अच्छा, इस टेक्निक से मेनली ये पता लगता है कि कितने नंबर ऑफ डेज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ डेज बिटवीन द पेमेंट ऑफ मटेरियल टू द गेटिंग द पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज देयर. यानी कि हमने पेमेंट किया है, जब से लेके हमने पेमेंट किया है, ओके, एंड पेमेंट रिसीव तक, ओके, वो कितने टाइम पूरे के अंदर जो है हमारा कैश रिसीव हुआ है. सो डिपेंडिंग ऑन दिस थिंग ऑल्सो विल गेट टू नो दैट इज हाउ इफेक्टिव इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट प्रोसेस इज ऑल अबाउट. देन वी हैव दैट इज अ डे ऑफ सप्लाई. इसको मेजर करने के लिए एवरेज इन्वेंट्री ऑन हैंड डिवाइड बाय एवरेज मंथली डिमांड इनटू 30 का फॉर्मूला यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव दैट इज अ डे सेल्स आउटस्टैंडिंग. तो इससे हमें ये पता लगता है कि हाउ क्विकली द रेवेन्यू कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द क्लाइंट्स. इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है, दैट इज अ रिसीवेबल डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू डेज इन पीरियड. देन वी हैव दैट इज अ इन्वेंट्री टर्नओवर. Again, we have this cost of goods divided by the average inventory. Next, we have this customer order cycle time. Okay, so let's see another tools and techniques. जैसे मैंने आपको बताया customer order cycle time. तो customer order cycle time is इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी customers हैं, okay, so what is the amount of the time that is being taken to deliver an order to the customer आफ्टर द परचेज ऑर्डर हैज बीन रिसीव. सो बेसिकली टाइम के हिसाब से है, इसलिए यहाँ पे कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम बताया गया है. इसको कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज एक्चुअल डिलीवरी डेट माइनस परचेस ऑर्डर क्रिएशन डेट. नेक्स्ट वी हैव दिस ग्रॉस मार्जिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो इससे हमें ये पता चलता है कि इट इंडिकेट्स बेसिकली व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज अर्न फॉर एवरी एवरेज इन्वेस्टमेंट दैट इज मेड विद रिगार्ड टू इन्वेंट्री. यानी हर एक एवरेज इन्वेस्टमेंट को करने के बाद तो कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न होता है. सो इसको कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक
divided by 2 into 100. Next we have a turn index. So turn index can be calculated in this way, that is it's equal to ITR into gross profit percentage into 100. तो इसमें इसका मेन थीम ये है कि जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, इसका मकसद मेन ये है कि जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखना. ओके, एंड स्पेशली फॉर दोज प्रोडक्ट जिसमें मार्जिन्स कम होते हैं. नेक्स्ट वी हैव देयर इज ऑन टाइम शिपिंग रेट. तो ऑन टाइम शिपिंग रेट को मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है, दैट इज नंबर ऑफ ऑन टाइम आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स इनटू 100. तो क्योंकि इसका मेन ये एम होता है कि इसको कैलकुलेट करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जितना ऑन टाइम डिलीवरी रेट होगा इसका सीधा सीधा यही मतलब निकलता है कि कस्टमर्स जो है दे आर वेरी हाईली सेटिस्फाइड एंड द सप्लाई चेन इज वेरी इफेक्टिव. फिर सेकेंड है फिल रेट. अच्छा, फिल रेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज 1 माइनस टोटल आइटम्स माइनस शिफ्ट आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स इनटू 100. तो इससे ये रेशियो से ये पता चलता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कस्टमर्स ऑर्डर फिल्ड ऑन द फर्स्ट शिपमेंट. The next one we have having this average payment period for production material. So when I say about the average payment period for production material, it can be calculated by this formula, that is material payable divided by total cost of material into days in period. Okay, तो इससे ये पता चलता है कि how well the company well to pay the supplier slowly as the longer the average payment period the more, यानी कि सप्लायर को जितना धीरे धीरे पेमेंट किया जा रहेगा उतना एफिशिएंट होगा बिजनेस. उसके बाद सप्लाई चेन साइकिल टाइम. नाउ ये भी एक टेक्निक है जिसको किया जाता है, जिसको कई सारे बिजनेस फॉलो करते हैं कि दिस इज अ टाइम which takes to fill a customer's order if the level of inventory were 0. तो इससे हमें ये पता चलता है कि what is the overall efficiency of the supply chain management. Okay, next we have this inventory days of supply. तो inventory days of supply को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है, that is inventory on hand divided by average daily usage. And then we have there is a freight cost per unit. The freight cost per unit it stands for total freight cost divided by number of items. इस टेक्निक्स का इस्तेमाल इसलिए होता है सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट पर यूनिट टू अचीव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. एंड लास्टली वी हैव दैट इज अ फ्रेट बिल एक्यूरेसी. तो फ्रेट बिल एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, दैट इज एरर माइनस फ्रेट बिल फ्री फ्रेट बिल्स डिवाइडेड बाय टोटल फ्रेट बिल्स. ओके, तो इसमें एक्यूरेसी मेंटेन होना ज़रूरी है क्योंकि जितना एक्यूरेट होगा उतना प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर्स उतने ही सेटिस्फाइड रहेंगे. नाउ लेट्स सी some of the career opportunities in the supply chain management. So there are different career opportunities which is available in the supply chain management. एक जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आज के टाइम में एक बहुत डिमांडिंग करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो जो भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है. लाइक दे कैन बिकम अ परचेज मैनेजर, दे कैन बिकम अ स्ट्रेटेजिक प्लानर, दे कैन बिकम अ मटीरियल एनालिस्ट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मैनेजर हो सकते हैं, वेयर हाउस मैनेजर हो सकते हैं. तो दीज आर द थिंग्स. सो परचेज मैनेजर का काम क्या रहता है? परचेज मैनेजर का काम ये रहता है कि to procure the goods and services for resale or company use and they look for the best available quality at the lowest price. यानी वो कोशिश में ये रहती है कि जो भी मटेरियल मिल रहा है वो लोएस्ट प्राइस में उनको मिल सके. स्ट्रेटेजिक प्लान है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बनाते हैं. एंड द रोल ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानर इज वाइट कॉलर एंट्री लेवल पोजिशन. तो अगर एक स्ट्रेटेजिक प्लानर अगर बनता है तो जैसे जैसे उसका प्रमोशन बनता है तो इट कैन बिकम अ वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानर. देन वी हैव देयर इज अ मटेरियल एनालिस्ट. मटेरियल एनालिस्ट का काम ये रहता है, दे एंश्योर दैट इज अ स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस बीइंग टेकिंग प्लेस. नेक्स्ट वी हैव देयर इज अ सप्लाई चेन मैनेजर. तो सप्लाई चेन मैनेजर का काम ये रहता है, दैट इज दे प्रोवाइड देयर एक्सपर्टाइज नॉलेज टू डेवलप द डिफरेंट स्ट्रेटजीज टू इंक्रीज सेफ्टी एंड एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी. सो ये तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है. फिर उसके बाद आता है वेयर हाउस मैनेजर. तो वेयर हाउस मैनेजर का काम ये रहता है टू ओवरसी द एफिशिएंट रिसिप्ट, स्टोरेज एंड डिस्पैच ऑफ अ रेंज ऑफ
Good. So these were some of the these were some of the things which are coming under the supply chain management process.